कोई मतलब नहीं, उसका आप बता सकते हैं जो आपको याद नहीं है, ऐसे करके। तो आपको आवाज आ रही है? पीछे वाले देख लीजिए, आपको आवाज आ रही है? आपको भी सुनाई दे रहा है? आपको सब क्लियर है? तो देखिए, आपको याद होगा हमने जो है आधुनिक भारत से अपने सिलेबस को शुरू किया था, और सबसे पहले हमने किसके बारे में बात किया था? तो हमने आधुनिक भारत का एक परिचय हासिल किया था, और उस परिचय में हमने आपको बताया था कि हम अपना सिलेबस जो है वो 18वीं शताब्दी से शुरू करेंगे। 18th सेंचुरी से हमने अपने सिलेबस को शुरू किया था। जो हमारा 18th सेंचुरी का सिलेबस शुरू हुआ था, उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। किसके बारे में बात किया था? यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। अब यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हमने पढ़ा था, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डील किए थे। जैसे कि सबसे पहले तो हमने इस बात को समझा था कि भारत में जो अलग अलग तरीके की यूरोपीय कंपनियां आई वो कौन कौन सी थी, कब कब आए, उन्होंने अपनी कंपनी कब सेट करी, एक ही कहा था। दूसरा इसी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डील किया था वो ये था कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा गया वो बेसिकली 15वीं शताब्दी से संबंधित घटना है, ठीक है, 15th सेंचुरी की इवेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो 15th सेंचुरी में घटना घटी वो हमने 18th सेंचुरी में क्यों पढ़ी? तो इसका हमने एक बैकग्राउंड लिया था कि 18th सेंचुरी में क्या हो रहा है, तो भारत में मुगल सत्ता कमजोर हो गई और छोटे छोटे राज्य खड़े हो गए। इन छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेजों ने जीत लिया, इसीलिए यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम 18th सेंचुरी में पढ़ते हैं, ये किया था। फिर जो दूसरा क्वेश्चन हमने डील किया था कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में देखी गई उनका जो आगमन देखा गया वो 15वीं शताब्दी में ही क्यों देखा गया, उससे पहले या उसके बाद में क्यों नहीं आई। तो इसका पूरा हमने बैकग्राउंड समझा था। बैकग्राउंड में क्या था, तो हमने बात किया था कि भारत और यूरोप के बीच के जो रिलेशंस हैं वो कैसे रहे हैं। भारत और यूरोप के बीच के जो रिलेशंस हैं वो प्राचीन काल में कैसे थे, मध्यकाल में कैसे थे, और स्पेशली रोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर के बाद जो आपका पूर्वी रोमन एम्पायर है, बाइजेंटाइन एम्पायर है, उसके समय कैसे रिलेशन रहे। फिर उनका जो है ऑटोमन शासकों के साथ संघर्ष हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, जो भारत और यूरोप को जोड़ने वाले पारंपरिक मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो गए और नए वैकल्पिक समुद्री मार्गों की खोज हुई। इसमें किस किस ने लीड किया उसके बारे में हमें जाना था। तो सबसे पहले हमने पुर्तगालियों के बारे में जाना था कि कौन कौन पुर्तगाली भारत में आए, कौन कौन से गवर्नर्स थे, उनकी उपलब्धियाँ क्या रहीं, उनकी नीतियाँ क्या रहीं, फिर उनका पतन कैसे हुआ, मुगलों के साथ उनका संबंध क्या था, उनका भारत में योगदान या देन क्या है, ये सब चीज़ किया था। फिर उसके बाद हमने डचों के बारे में जाना था कि डच किस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया से फिर भारत की तरफ आए, फिर भारत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, उनका अंग्रेजों के साथ कभी संघर्ष हो रहा है, कभी मित्रता हो रही है, और अल्टीमेटली किस तरीके से वो पतन की तरफ गए। फिर उसके बाद हमने जो है अंग्रेजों के बारे में जाना था कि किस तरीके से भारत में अंग्रेज आए, कैसे कैसे उन्होंने भारत के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने आप को सेटल किया, है ना, मद्रास था, कलकत्ता था, उसके बाद आपका बम्बई था, कैसे उनको प्राप्त हुआ, फिर उनको कैसे विविध प्रकार के फरमान हासिल हुए, अंग्रेज जो है मुगलों के साथ कैसे अपने संबंध एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बाद में जो है फ्रांसीसियों के साथ उनका संघर्ष कैसा हुआ, तो हमने फ्रांसीसियों के बारे में जाना। और जो अल्टीमेट टॉपिक हमने पढ़ा था, मतलब जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो 18वीं शताब्दी में दोनों के बीच का जो संघर्ष हुआ है उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से कर्नाटक युद्ध हुए थे, कितने हुए थे, क्या उसका घटनाक्रम रहा, है ना, वो सब था। फिर उसके बाद हमने आपको PYQs दिए थे, उम्मीद करता हूँ आपने उसको देखा होगा। PYQs देखे थे आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका मैंने आपको वीडियो भेजा था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे रिलेटेड PDF भी मैंने भेजा था, उससे रिलेटेड PPT मैंने आपको भेजा था, और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और हम कहेंगे कि आपको इस वीकेंड जो हमारा होगा, इस संडे को या सैटरडे को जो भी होगा, उसमें हम जो है इससे रिलेटेड एक टेस्ट भी रखेंगे ताकि यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करके ये समझ सकें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ में आई, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। दीदी जी, हाँ जी, कोई ऐसी चीज़
आप बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब पहले पढ़ेंगे उसके बाद पूछेंगे, नहीं अभी तो पढ़ नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अरे एक बार पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक बार आप उसको समझ लीजिएगा। अगर उसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था 2024 में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे, कम से कम 2 क्वेश्चन 2024 में आए थे, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है, और हर साल लगभग 1-2 साल में हर साल जो है वो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं सब टॉपिक उसमें से आप देखिएगा, ज़्यादातर से क्वेश्चन आया है और एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन इसे पूछता है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको बस करना क्या है कि जो क्लास में हमने लेक्चर दिया है, क्लास में जो पढ़ाया है, जो PDF आपको दिया गया है, जो बुक आपको रिकमेंड किया है, केवल उसको एक बार पढ़ लेना है, सारा का सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं। कोई पूछना चाहते हैं देवियों, बताइए कोई प्रश्न? हाँ जी, पूछना चाहते? आज आप पहली बार है? पहली बार है, अच्छा, इससे कोई पूछना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। बाकी जो पहले आए भाई उनमें कोई? हाँ देवी जी, क्या बोला आपने? फिर से जोर से बोलिए। अच्छा, गौथिक स्थापत्य कला शैली। तो देखिए, गौथिक स्थापत्य कला शैली के बारे में हम कला और संस्कृति पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक पढ़ेंगे। मोटे तौर पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो चर्चेस वगैरह आपने कभी देखे होंगे, गोवा में जो चर्चेस वगैरह होते हैं, या यूरोपियन शैली की अगर कोई बिल्डिंग वगैरह देखी होगी तो वो जिस तरीके से बनी होती है उसी को ही गौथिक स्थापत्य कला शैली है। जैसे इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो है ऐसे नोक-नुमा छतें बनाई जाती हैं, ऐसे करके जो है बिल्डिंग होती है, और बड़ी बड़ी जो है इसमें खिड़कियाँ होती हैं, ऐसे करके यूँ। आपने देखा होगा ना पुरानी पिक्चरों में, या जो चर्चेस वगैरह होते हैं वो इस शैली में, उसे गौथिक स्थापत्य कला शैली है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे गौथिक स्थापत्य कला शैली क्या है, तो आप कहेंगे कि यूरोपियन कला शैली है, और भारत में जो है पुर्तगालियों का और बाद में फ्रांसीसी हो गए, आपके अंग्रेज हो गए, जो भी यूरोपियंस हैं, उन्होंने जो अपने भवनों का निर्माण किया है वो इस कला शैली में किया है, ठीक है। तो चर्चेस होते हैं ना, गोवा के चर्च, या फिर अगर आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखना चाहें तो इसमें जो है जो आपका विक्टोरिया टर्मिनस है, विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, या छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, सुना होगा आपने मुंबई का छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, कभी उसकी चित्र देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है यूरोपीय बिल्डिंग्स बनी, ठीक है। एक बार आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें जो है गीली छतें हुआ करती हैं, और लकड़ी का काफ़ी अच्छा काम होता है, पत्थरों का भी वो इस्तेमाल करते हैं, और लकड़ी के फर्श वगैरह भी उसमें निर्माण करते हैं। जो उसमें छतें होती हैं वो ढलवा, मतलब इस तरीके से नुकीली होती है, और जो उसमें आपको याद रखना है कि जो खिड़कियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ उसमें बनाई जाती हैं ताकि रोशनी अच्छे से अंदर आ सके। इसके अलावा जो है उसमें पोर्च वगैरह भी बनाया जाता है, पोर्च होता है ना जिसमें गाड़ी अंदर आती है, आपने देखा होगा, ये जो बरेली कॉलेज वगैरह भी ना उसी शैली में बना होता है कि बड़ी सी एक बिल्डिंग होगी, फिर उसमें जो है यहाँ पे गाड़ी आने का स्थान होता है। रेलवे स्टेशन वगैरह देखे होंगे, पुराने ज़माने के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सब इसी शैली में, ठीक है। जितने भी अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग्स हैं सब इसी शैली में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये अब देखिए, हम जो है टॉपिक आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है, वो हमारा टॉपिक है 18वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति, ठीक है। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल सिचुएशन, यूरोपीय कंपनी वाला हो गया। दूसरा रहेगा 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी। इसमें 3 बातों के बारे में हमें आपको पढ़ना है या समझना है। पहला चीज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा लेटर मुगल्स, यानी जिन्हें उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं, उत्तरवर्ती मुगल इन्हें कहते हैं। इनकी कहानी जो है लगभग 150 साल तक चली है। हालांकि 150 साल तक राज करने के बावजूद इनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके काल तक आते आते मुगल इतने कमज़ोर हो चुके थे, इनके अधीन रहने वाले जो शासक हैं अब वो सोचने लगे कि मुगलों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो एक एक करके इनसे अलग हो गए और मुगल कमज़ोर होते गए, ठीक है। एक समय ऐसा आया कि मुगलों का जो राज है वो केवल दिल्ली तक ही
सीमित रह गया। और उसमें भी आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए बहादुर शाह सेकंड हो गया या फिर आपका शाह आलम हो गया, उसके समय तक आते आते उनकी सत्ता जो है केवल लाल किले तक ही सीमित रह गई। मतलब इतना आप कह सकते हैं कमजोर उनकी स्थिति हो गई थी। और पहले जो है क्षेत्रीय राजा, बाद में अंग्रेज उनके समकक्ष खड़े हो गए या फिर आप कह सकते हैं उनके ऊपर लीड ले ली। तो इसमें कौन कौन से मुगल शासक थे, उनकी उपलब्धियां क्या रही, अगर कोई थी भी थी, या फिर इसके काल में कौन कौन से विदेशी हमले हुए, इनके पतन के कारण क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे पहले टॉपिक में लेटर मुगल्स। ठीक, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा रीजनल स्टेट्स, या इसे कहते हैं क्षेत्रीय राज्य। रीजनल स्टेट्स, क्षेत्रीय राज्य। इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी बहुत सिंपल है। जब मुगल कमजोर हो गए तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य खड़े हो गए। अब आपको याद रखना है कि जो रीजनल स्टेट्स हैं या फिर जो क्षेत्रीय राज्य हैं, इनको तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स। ठीक है, 3 एग्जांपल्स ऑफ रीजनल स्टेट्स यू कैन सी। और इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसे कहते हैं सक्सेसर स्टेट्स, इन्हें हिंदी में कहते हैं उत्तराधिकारी राज्य। सक्सेसर स्टेट्स, उत्तराधिकारी राज्य। सक्सेसर स्टेट्स, उत्तराधिकारी राज्य। सेकंड जो इसमें कैटेगरी है उसे कहते हैं न्यू स्टेट्स, नवीन राज्य, या इसे कहा जाता है विद्रोही राज्य। ठीक है, रिबेलियन स्टेट्स, विद्रोही राज्य, रिबेलियन स्टेट्स, विद्रोही राज्य। और जो थर्ड इसमें कैटेगरी आती है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स या स्वतंत्र राज्य। देयर आर द 3 कैटेगरीज ऑफ रीजनल स्टेट्स व्हिच गॉट इमर्ज्ड इन 18th century, and there are 3 categories. One is successor states, second is new states or rebel states, and third is independent states. अब इनको कैटेगराइज करने का आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस? तो बेसिस में आप याद रखेंगे कि उत्तराधिकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जो मुगल गवर्नरों के द्वारा स्थापित, यानी पहले मुगलों की सेवा में थे, बाद में उन्हें लगा कि मुगलों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, तो वो मुगलों से अलग होकर अपना राज स्थापित कर लेंगे। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि उत्तराधिकारी राज्य इसलिए भी कहा जाता है कि जो शुरुआती इसके जो संस्थापक थे, यानी आप कह सकते हैं मुगल गवर्नर जिन्होंने इसकी स्थापना की, उन्होंने कभी भी खुले तौर पर इस बात की ओपन घोषणा नहीं की कि हम मुगलों से अलग हो गए। मतलब वो अलग हो चुके थे, वो मुगलों से अलग हो गए थे, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन खुलेआम कभी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की। ठीक है, तो मैंने खुलेआम खुला बोले कि नहीं हम जो है अलग हो गए, तुम्हें हमें जो करना कर दो, देख लेंगे बेटा, इस टाइम पर उन्होंने नहीं। ये मुगलों के साथ बातचीत इनकी चलती रहती थी। अगर मुगल का बर्थडे होता था तो उसको बर्थडे विश वगैरह भेज देते थे, हैप्पी बर्थडे व्हाट्सएप करके। ठीक है, स्टेटस में भी उसकी फोटो लगा देते थे कि विशिंग आवर राजा हैप्पी बर्थडे। बट जो रेवेन्यू वगैरह दिया जाता है ना, रेवेन्यू वगैरह इसको नहीं भेजते थे, क्योंकि भाई मेन जो होता है ना, जैसे स्वामी है और उसका अधीनस्थ है, तो मेन उनका रिलेशन रेवेन्यू वाला है कि बंगाल राज्य का रेवेन्यू मुगल के पास जाएगा, ये रेवेन्यू नहीं भेजते। बाकी सब चीज कि भाई जब नादिर शाह का हमला हुआ 1739 में, तो ये उसकी सहायता करने भी गए। ठीक है, अदरवाइज इनका कोई संबंध नहीं, ये रिश्तेदार की तरह थे कि शादी ब्याह में आ जाते हैं लेकिन बाकी कोई मतलब नहीं। ऐसा देखे तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, क्या लगता है? तो ये उसी तरीके के कि ये हो गए हैं अलग, जिन्हें बहुत ज़्यादा आपसे मतलब नहीं है, लेकिन जब मजे लेने होते हैं तो ये आ जाते हैं इस टाइप के। ठीक, तो उत्तराधिकारी राज्य में 3 एग्जाम्पल आपको याद रखें। बंगाल, इसका संस्थापक था मुर्शीद कुली खां 1717, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। अवध, सदात खान बुरहानुल मुल्क उसको बोलते थे 1722, और हैदराबाद मैंने आपको नाम बताया था उसका, आसफ जहां, चिंगलिश खां, निजामुद्दीन, तीनों आदमी एक ही है। ठीक है, 1724। ये क्या है? उत्तराधिकारी राज्य। इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है उसे कहते हैं नवीन राज्य या विद्रोही राज्य। ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने खुल्ला इस बात की घोषणा करी कि हम अपना राज्य एस्टैब्लिश कर लिए हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। ये खुले हम विद्रोह किए। ठीक है, इसमें जो है मेनली 3 स्टेट्स को शामिल किया जाता है, हालांकि इसमें 2 छोटे छोटे स्टेट भी शामिल हैं। इसमें आते हैं जाट राज्य,
यानी भरतपुर स्टेट, इसमें आता है मराठों का राज्य यानी शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का राज्य, और सिख राज्य जिसमें रंजीत सिंह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फिगर है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है। इसके अलावा इसमें फर्रुखाबाद और बुंदेलखंड की कैटेगरी को भी शामिल किया जाता है। हालांकि फर्रुखाबाद और बुंदेलखंड के जो राज्य हैं वो मिश्रित प्रकार के हैं, कंपोजिट। मुगल गवर्नर ने इनको एस्टेब्लिश किया लेकिन विद्रोह करके किया, जिसमें उत्तराधिकारी के भी गुण हैं, विद्रोही के भी गुण, दोनों तरीके के, कंपोजिट कैटेगरी। ठीक है, और जो तीसरे राज्य हैं उन्हें कहते हैं स्वतंत्र राज्य या इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये ऐसे राज्य हैं जो या तो मुगलों की परिधि के बाहर थे, जैसे कि मैसूर का राज्य जो आज के कर्नाटका में है, ट्रावणकोर का राज्य जो केरला में है, या फिर इसमें उन राजपूत राज्यों को शामिल किया जाता है जो मुगलों के कमजोर होने पर अपने आप ही स्वतंत्र हो गए, इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, एफर्ट मारना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही स्वतंत्र हो। क्यों? क्योंकि पहले से इन्हें काफी ऑटोनॉमी मिली थी। समझ रहे हैं? तो इन 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल मैंने परिचय दिया, ये मत सोचिए कि अगर ये टॉपिक खत्म हो गया, अभी केवल बता रहे हैं। ठीक है, अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है। अब जो तीसरा चीज जो हमें इसमें पढ़ना है, थर्ड चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा ब्रिटिश प्रभुत्व, ब्रिटिश प्रभुत्व, ब्रिटिश डोमिनेंस। ये क्या है? तो बहुत सिंपल कहानी है जो मैंने आपको पहले बताई। मुगल कमजोर हुए, छोटे छोटे राज्य बने, अंग्रेजों को मिल गया मौका और अंग्रेजों ने एक एक करके सबको दिया निपटा। जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं उन सब के साथ अंग्रेजों की लड़ाइयाँ हुई और अंग्रेजों ने अल्टीमेटली सबको पराजित करके उन्हें अपने अधीन कर दिया। यही ब्रिटिश प्रभुत्व की कहानी है जो हमें पढ़ेंगे। जैसे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर, कुल मिला के ये 4 हुए। ठीक है, देयर आर 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स, इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान 2 शासक हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर, आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर, कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं और इसमें अल्टीमेटली अंग्रेज विजयी हुए। और इसमें हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, एंग्लो सिख वॉर, कुल 2 एंग्लो सिख वॉर हुई और इसमें अल्टीमेटली पंजाब पूरा का पूरा जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। और इसमें हम पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजों की लड़ाई, जिसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक, और इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, प्लासी वॉर ऑफ प्लासी, बक्सर वॉर, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और हम पढ़ेंगे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द्वैध शासन। ठीक है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, ये ब्रिटिश प्रभुत्व में ही है। जैसे कि जितने भी रीजनल स्टेट्स, जैसे कि मैसूर वाज अ रीजनल स्टेट्स, ठीक है, मराठा वाज अ रीजनल स्टेट, ठीक, सिमिलरली सिख वाज अ रीजनल स्टेट, आल्सो बंगाल वाज अ रीजनल स्टेट्स, सबके सब रीजनल स्टेट्स है ना, और ये सब बड़े हैं। तो इन सब के साथ अंग्रेजों की लड़ाई और सबको अंग्रेजों ने मार के खत्म कर दिया। और इनके जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, किसी को पूरा का पूरा मिला लिया, किसी के ज्यादातर एरिया हड़प लिया। समझ रहे हैं? तो ये कैसे हुआ, कैसे लड़ाई हुई, किसने कैसे तलवार चलाई, किसने किसको पीटा, कौन किसके पीछे भागा, सब का सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 18वीं सेंचुरी की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपको पता चला। क्या करना है? 3 बातें पढ़नी है। फर्स्ट, लेटर मुगल्स, सेकंड, रीजनल स्टेट्स, एंड थर्ड, a story of British dominance, that is various kind of wars with big regional states। ठीक है, जब बड़ों को हरा दे तो छोटों से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही वो अधीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी हमें समझनी, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, पहले के बारे में आपको बता देता हूँ, ये पूरी एक कहानी है, कहानी सुनेंगे बड़ा मजा आएगा। ठीक है, जीवन में आनंद आएगा और इस तरीके से हम पहले टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए पहला वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है लेटर मुगल्स, उसे हिंदी में कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल। अब देखिए, पहला चीज तो ये कि भाई इसको मुगल बोलते हैं, दूसरा उत्तरवर्ती बोलते हैं।
जो मुगलों की भारत में कहानी है बहुत पुरानी है, ठीक है। ये कहानी शुरू होती है 1526 से। The Mughal story started in India from 1526 AD। 1526 से मुगलों की कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1526 से लेकर 1707 के बीच का जो समय है, जिसमें जो मुगल शासक हुए जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनको महान मुगल कहा जाता है, ग्रेट मुगल्स, ठीक है। महान मुगल उनको कहते हैं, महान मुगल, ठीक। मुगलों की कहानी कहाँ से शुरू होती है? मुगलों की कहानी शुरू होती है 1526 से, लेकिन 1526 से लेकर 1707 के बीच के जो मुगल्स हैं उन मुगलों को महान मुगल कहते हैं, और इनके बारे में पढ़ते हैं मिडीवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। इसमें कौन कौन हुए तो दो चार का नाम तो आपने सुना ही होगा, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। जैसे कि बाबर का नाम सुना होगा, हुमायूं का नाम आपने सुना होगा, अकबर का नाम आपने सुना होगा, जहांगीर का नाम सुना होगा, शाहजहां का नाम सुना होगा, और आप सबके फेवरेट औरंगजेब का नाम तो सुना ही होगा। क्या लगता है? किसी ने किसी का नाम ना सुना, औरंगजेब का नाम जरूर सुना होगा। क्या लगता है? नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आप सबके फेवरेट है औरंगजेब, ठीक है। क्या लगता है? अच्छा, उनसे अच्छा अकबर। हमारी देवी जी बोले ऐसे कैसे कह दिया आप? कोई बात नहीं, आप अकबर को कह दीजिए, जिसको जो पसंद है वो पसंद है। आपको किसी कोई पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, किसी को मत पसंद कीजिए, क्या करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस उसको हल कर देंगे, बाकी जो राजा था वो तो अपना राज करके चला गया, हमें क्या करना, नहीं है ना भाई। एकदम प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना, कोई मतलब ही नहीं कि भाई अकबर ने क्या किया, ये लड़ाई लड़ी, बाकी होगा क्या करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो इसका पार्ट है, इसको कहाँ पढ़ा जाता है? मिडीवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत में पढ़ा जाता है, ठीक है जी। इसको कैटेगराइज करने का दूसरा कारण ये है कि बाद के जो मुगल शासक थे जिनको लेटर मुगल्स कहा जाता है, जो भारत में शासन किए लगभग 150 साल, 1707 से लेकर 1858, वो उतने महान नहीं थे जितने पुराने वाले। इसीलिए पहले वालों से दूसरे वालों को अलग करने के लिए इनका नाम चेंज कर दिया, अदरवाइज ऑल वर मुगल्स। But previous Mughals were great Mughals. They were called great because their achievement were great. They were ruling over India, all over India, and their authority was such nobody was able to challenge them. मतलब उनकी सत्ता ऐसी थी कि कोई कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी उनको चैलेंज किया था, अंग्रेजों को उन्होंने मार के भगा दिया था। याद होगा मैंने बताया था, औरंगजेब के समय अंग्रेजों ने हुगली को लूटने की कोशिश की, सूरत को लूटने की कोशिश की, और औरंगजेब ने आदेश दिया, उसके बाद उनको भगा दिया गया के एरिया से। बाद उन्होंने जो है माफी मांगी, सॉरी बोला, शक्तिमान बोला, गलती हो गई शक्तिमान, नाक रगड़ी, ठीक है, उनको गधे में बैठा के काला मुंह करके उनको टहलाया गया, तब जाके वो माने, ठीक है। मतलब वो बहुत ताकतवर थे। बट लेटर मुगल्स इतने ताकतवर नहीं थे। अभी जो लेटर मुगल्स हैं इसमें जो शासक है वो है बहुत सारे, ठीक है। तो याद कर लेते, याद क्या, एक बार थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं उनका, ठीक। याद रह जाए तो ठीक, नहीं याद रह जाए तो कोई बात नहीं। लेट में बता रहा लेटर मुगल का नाम क्या थे, वही नाम बता रहे भाई, आप चिंता नहीं करें, सब बताएं। अब देखिए इसमें 1707 से लेकर 1858 के बीच कौन कौन से राजा हुए हैं, उनका एक परिचय थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। कम से कम नाम थोड़ा पता होना चाहिए। अब राजा इतने सारे हो सकता है दो चार के नाम स्किप कर जाए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कोई किसी का नाम नहीं तो लगे कि हाँ सुना वो तो लग रहा है इस टाइप। जैसे देखिए इसमें जो पहला जो हुआ है उसका टाइम पीरियड था 1707 से 12, ठीक है। उसका नाम है आपका, उसका नाम है आपका बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, ये पहला रूलर है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और लेटर मुगल का जो शासनकाल है 1707 से 1858 है। इसमें जो पहला लेटर मुगल शासक है उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट, और उसका टाइम पीरियड है 1707 से 1712। फिर उसके बाद जो दूसरा शासक हुआ उसका नाम था जहांदार शाह, जहांदार शाह। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1712 से 13 है, केवल एक ही साल राज किया, एक साल भी नहीं किया, निपटा दिया गया उसको बेचारे, ठीक। फिर उसके बाद जो है अगला जो शासक हुआ उसका नाम था फर्रुखसियत, फर्रुखसियत, फर्रुखसियत,
फर्रुखसियर था, ठीक, फर्रुखसियर, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1713 से लेकर 1719 है, ठीक, 6 साल राज किया, इसमें अच्छी चीज की। फिर उसके बाद जो है राजाओं की लाइन लग गई, ठीक है, एक के बाद एक राजा, 2-2, 3-3, 4-4 महीने के, ठीक। तो 1719 में ही 1719 में यहाँ पे, ठीक है, 1719 में ही विदिन 1 ईयर देयर वर 2 किंग्स, ठीक है। एक का नाम था रफी उद दरजात, और दूसरे का नाम था रफी उद दौला, बहुत जल्दी मर गए, ठीक है, ठीक, मतलब इतने ज्यादा खुश हुए राजा बनने के चक्कर में कि उनको जो है खुशी के मारे ही मर गए, आज मैं तो खुशी से मर गया, नहीं बीमारी से मर गए, ठीक है। तो 2 आ गए। फिर उसके बाद आया आप सबका फेवरेट, इसने राज किया है 1719 से लेकर 1748 तक। ही वॉज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड ऑफ रेनिंग रूलर, मतलब ही वॉज द रूलर हु रेन्ड लॉन्ग, लाइक फ्रॉम 1719 टू 1748, मतलब लगभग कितना साल हो गया, काफी लंबा हो साल हो गया, लाइक 29 ईयर्स हो गया ना, लगभग 29 साल तक राज किया। बट इसका राज किसी काम का नहीं था, बस ये राज ही कर रहा था। इसका नाम था मोहम्मद शाह, ठीक है, और इसके जो दोस्त यार थे उसको जो है प्यार से इसको बोलते थे रंगीला, क्योंकि रंगीले स्वभाव का आदमी, ठीक है। अब इसकी उपलब्धियां बताएंगे किस तरीके की रंगीली हरकतें करता थी, तो इसका नाम रंगीला था, ठीक है। ये 1719 से 48 तक राज किया। फिर रंगीला का लड़का राज किया 1748 से 54, इसका नाम था अहमद शाह बहादुर, हालांकि बहादुर खान नाम रख लिया, ठीक है, अहमद शाह, ठीक। फिर उसके बाद फिर एक और आदमी आया, भाई कह रहा मैं भी राज करूंगा, बोला ठीक है बेटा तुम भी राज कर लो, ठीक। उसका नाम था आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय, क्योंकि आलमगीर फर्स्ट वॉज औरंगजेब का नाम था आलमगीर, ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय वॉज आलमगीर द्वितीय, ठीक। फिर उसके बाद जो अगला राजा आया 1758 से 59, उसका नाम था शाहजहां द थर्ड, शाहजहां तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है, शाहजहां का थर्ड, ठीक है, रेडियो। फिर उसके बाद कौन आया भाई, आगे लिखते हैं, इसके बाद जो आया उसने 1759 से लेकर 1806 तक राज किया। He was also the longest running, you can say, ruler, और उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, ठीक है। बट ये एक ऐसा राजा था जिसने कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक राज ही नहीं किया, पूरा जिंदगी दूसरों के ऊपर निर्भर है, ठीक है, मतलब इसकी कहानी है ऐसी। फिर उसके बाद जो है राजा जो हुआ वो 1806 से 1837 तक राज किया, उसका नाम था अकबर सेकंड, ये भी टाइम पास ही कर रहा था। फिर उसके बाद जो अगला हुआ वो 1837 से 1858 या 57 तक राज किया। He was the last ruler finally, और उसका नाम था बहादुर शाह सेकंड, या इसको जफर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको काम नाम कुछ था नहीं, ये जो है कविताएं दिया करता था, महफिलें जमाया करता था, मजा मारा करता था जीवन का, ठीक है, तो इस टाइप का था, ठीक है भाई। कुछ रूलर्स के बारे में हमने जाना, अब इन्होंने क्या जीवन में किया इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते, ठीक है, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं, ठीक। एक बार फिर से आएगा इनका नाम, देखिए इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, कहानी बड़ी इसकी मजेदार है, ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। देखिए कहानी क्या है, तो कहानी है कि औरंगजेब जो आप सबका फेवरेट है, औरंगजेब जो है 1707 में गया मर, दुख हुआ इस बात का, हाँ जी क्या लगता है, दुख हुआ मर जाएगा, तो औरंगजेब 1707 में गया मर।
अब औरंगजेब के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि औरंगजेब जो है, जो सत्ता प्राप्त किया था वो अपने पिताजी से लड़के किया था। उसके पिताजी शाहजहां, तो उसने अपने जीवन काल के अंतिम समय में या शाहजहां के अंतिम समय में जो है युद्ध हो गया था थ्रोन के लिए, उसे कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। और उसके भाई थे, ठीक है, औरंगजेब, दारा, मुराद, सुना ही होगा इन सबके बारे में, ठीक। 4 भाई थे, लड़ाई हुई और इसने क्या किया कि अपने पिताजी को जो है बंदी बना दिया, बाकी भाइयों को निपटा के बैठ के गद्दी पे। और ही रेन्ड फॉर नियर अबाउट 50 ईयर्स, 50 साल तक राज किया इसने, लगभग 1657-58 से 1707 तक, समझ रहे, नियरली 50 ईयर्स शासन किया, बहुत लंबा रूल था। अब जब इसके शासन काल का अंत आया तो इसको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि जो मैंने हरकतें कर रखी थी वही सेम हरकतें मेरे लड़के भी करेंगे, होता है ना ऐसा, है ना जी। अब इसको इस बात का डर लग गया कि ये तो गड़बड़ है, अगर फिर से लड़ाई हुई तो साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, इसको इस बात की चिंता हुई। तो इसके बारे में कहा जाता है कि संभवतः ये अपनी विल तैयार करके गया था, मतलब वसीयत बना के गया था, और उसने अपने बेटों में साम्राज्य के बंटवारे की बात कही कि ये जो है उसके लड़के थे, ठीक है, उस समय जो 3 उसके लड़के थे, लड़के उसके और भी थे बट 3 उस समय थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, 3 थे। अब इसने तीनों लड़कों में इस तरीके से डिवाइडेशन करने की कोशिश की कि साम्राज्य में लड़ाई ना हो और सबको जो जो हिस्सा है वो लेके खुश रहे, कोशिश कर रहा है भाई हमारा औरंगजेब। लेकिन उसकी कोशिशें रंग नहीं लाई। क्यों रंग लाती भाई? भाई जब पिताजी ने ऐसी हरकतें करी तो बेटा जी नहीं करेगा, बोलेगा हम तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, हमारे पापा जी ने करे तो हम भी करेंगे। तो इसका परिणाम ये निकला कि बिल गया और किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और सब आपस में लड़ने लगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर से उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। और इसकी कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि उसमें जो 3 लड़के थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इसमें अल्टीमेटली जो मुअज्जम था, मुअज्जम वो विजयी था, ठीक है, ही वाज द विक्टोरियस पर्सन। अब यही जो मुअज्जम है यही बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बुलाया जाता है। अब आपको ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा इसने अपना नाम क्यों चेंज किया। भाई मुअज्जम नाम अच्छा थोड़ी लगता है, आप बताइए। अगर कोई बोलता कि राजा कौन है, कहता मुअज्जम है, लोग मजाक नहीं उड़ाते उसका नाम, नहीं, इसलिए उसने जो है अपना नाम चेंज कर दिया। उसने बोला भाई मुअज्जम नाम अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरा नाम आज से बहादुर शाह फर्स्ट है। उसका एक और नाम था शाह आलम फर्स्ट, 2 नाम रखे हुए, ठीक है। तो ये राजा। अब आपको ध्यान रखना है कि जब ये राजा बना था उस समय उसकी जो उम्र थी वो 63 इयर्स ऑफ एज थी, 63 साल का था, ठीक है। मतलब आदमी जब रिटायर हो जाता तब वो राजा बना। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि उसके पिताजी निपट ही नहीं रहे थे भाई, इंतजार कर रहे थे कब मरेगा बुढ़ा, कब बनेंगे हम राजा। लेकिन औरंगजेब ने मरने से इनकार कर दिया, औरंगजेब मरना ही नहीं चाहता था, उसको करना था राज, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत बड़ी उम्र में जो है वो राजा। अब देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि चूंकि वो उसकी उम्र काफी थी, हालांकि उसको शासन का बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत लंबा एक्सपीरियंस था, लेकिन अपनी उम्र का भी तकाजा कह सकते हैं या जो भी रहा हो समस्या उसको रहा हो, वह जो है सारी बातों को तुरंत जज नहीं कर पाता। इन द सेंस उसको ये कहा जाता है कि अगर कोई भी सामने उसके सामने समस्या लाई जाती थी तो उसका पूरा का पूरा निपटान वो नहीं करता, आधा करता था आधा छोड़ देता, ठीक है। इसीलिए उसके दरबारी जो है उसको शाह बेखबर भी बोलते हैं, शाह ए बेखबर, यानी एक ऐसा राजा जो बेखबर रहता, उसे कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, उसको बोला सर जी हो गया, अच्छा ये हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, ऐसे बोलता था, जैसे मूवी में तो भूला उसका, ठीक है। खैर जो भी हो, लेकिन वो एबल आदमी था, योग्य व्यक्ति था भाई। औरंगजेब में रहना था, कुछ तो योग्यता होगी। उसने पूरी अटेम्प्ट किया, पूरा कोशिश किया कि किसी तरीके से राज समझे। औरंगजेब अपने सामने बहुत सारी दिक्कतें छोड़ के गया था, उन सारी दिक्कतों को उसने दूर करने की कोशिश की। जैसे कि उस समय जो है बहुत सारे सत्ता के दुश्मन थे, बहुत सारे मित्र थे, तो ये दुश्मन थे उसने दुश्मनों की तरह व्यवहार किया। जैसे कि बंदा बहादुर उस समय जो है बहुत एक्टिव था, बंदा बहादुर सिखों, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व कर रहा था, तो उसके खिलाफ उसने एक्शन लिया।
और भी जो दूसरे आप कह सकते हैं विद्रोही थे उनके खिलाफ उसने एक्शन किया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि वह जो है कोई बहुत दीर्घकालिक नीति बनाने में सफल नहीं था। क्यों? क्योंकि वो काम पूरा छोड़ता ही नहीं था, मतलब आधा करता था आधा छोड़ देता था। जैसे होता है ना कि कोई मान लीजिए जो है आपसे कहे कि भाई 100 रुपया, जैसे आपने जो है पप्पा से बोला पप्पा जी मुझे जो है किताब लेना है, आप ऐसा करो कि मुझे 100 रुपये दे दो। तो पप्पा जी ने बोला कि बेटा ऐसा करो 50 रुपये ले जाओ, बाकी कल ले जाओ। बोलेंगे बेटा नहीं मामू, बेटा कहेगा आप कहेंगे पप्पा जी आप मुझे ये बताओ 50 रुपये करूँगी कि आधी किताब थोड़ी लेके आऊँगी कि मुझे ऐसा करो 50 रुपये की किताब है आधी फाड़ के दे दो, पापा जी मुझे कल 50 रुपये। तो आधा काम हुआ ना भाई, 100 रुपये की किताब 100 रुपये की आएगी ना, इसका मतलब ये होगा 50 रुपये देना भी आपको कोई फायदेमंद थोड़ी हुआ, किताब तो नहीं आई ना आपकी। उसी तरीके से बहादुर शाह के साथ भी था कि वो किसी से कोई काम करवाता था, करने के लिए बोलता था तो आधा काम करता था आधा छोड़ देता था। तो ना वो पूरा खुश होता था ना पूरा वो नाराज होता था, आधा आधा है, अटका हुआ है बीच में। तो सबको इसने अटका के छोड़ रखा। ठीक है, अब ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि इसको राज करने के लिए बहुत कम समय मिला, तो इसको इतनी जल्दी जज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था पूरे भारत में। और भाई औरंगजेब 50 साल राज किया, आपका अकबर जो है 50 साल राज किया, ये तो 5 ही साल राज किया, इतनी जल्दी कैसे राज जज कर सकते। लेकिन फिर भी जो भी हो ये चीज़ें संभाल ही रहा था, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था, चीज़ें अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा था, अपने विरोधियों को अपने साथ में, अपने आप कह सकते हैं दुश्मनों के साथ अच्छा व्यवहार खराब व्यवहार क्या करना है सब कुछ करने की कोशिश कर ही रहा था। लेकिन इससे पहले ही 1712 में इसकी मृत्यु हो गई, बेचारा 5 साल में ही, है ना, बड़ा दुख हुआ। ये देखिए हंस रही है मारने में भाई, बहादुर शाह ने देख लिया ना पकड़ने का, और नहीं तो क्या भाई भूत है, भूत अब क्या बता दें, भूत हो भूत नहीं होते हैं, ले हमारी देवी जी कहनी भूत नहीं, खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये देखिए कहनी भाई इसमें डिबेट शुरू हो जाएगी। खैर जो भी हो, बहादुर शाह के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग वह जो है पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक था। दूसरा चीज उसको शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं। तीसरा चीज उसने जो है कार्य संपन्न करने की कोशिश की बट पूरी तरीके से काम पूर्ण नहीं कर पाया, और बंदा बहादुर जैसे आप कह सकते हैं विरोधियों के चलते उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मराठे वगैरह भी जो है पूर्ण रूप से उसके समर्थन में नहीं आ सके। लेकिन समस्या ये पैदा हुई कि वो चीजों को संभाल पाता उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अब ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह फर्स्ट वाज द लास्ट रूलर हु हैज सम काइंड ऑफ एबिलिटीज, जो कुछ योग्य था। जैसे कि सिडनी ओवन करके एक राइटर हुए, उन्होंने कहा है कि बहादुर शाह ऐसा आखिरी रूलर था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुगलों के ऊपर किताब लिखनी हो तो इसके ऊपर 10 पन्ने लिखे जाएंगे, बाकी के ऊपर 1 पेज आधा पेज 1 पैराग्राफ 1 लाइन लिख के निपटा दिया जाएगा, यानी इतने कम उपलब्धियां बाकी के शासकों की थी। ठीक है, मतलब स्थिति ये हो गई थी कि उसके मरने के बाद 10 हफ्ते तक 10 वीक्स तक उसके जो शव था उसको दफनाया ही नहीं जा सका, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे थे कौन बनेगा अगला राजा। ठीक है, वो बेचारा चिल्ला रहा है मर गया मुझे दफना दो, तो कह रहे रुको पापा तुम तो मर गया आराम से लेटो, क्या दिक्कत समझ रहे, तो उसको दफनाया नहीं, सब आपस में लड़ रहा है। ठीक, तो ये जो बहादुर शाह फर्स्ट था ना, इसके 4 लड़के थे। ठीक, जहान शाह, जहानदार शाह, अजीमुश शान, रफीउश शान, ऐसे करके 4 लड़के थे। इन 4 लड़कों में हो गई अब लड़ाई। अब आपको याद रखना है कि मुगलों में अब एक नई दिक्कत ये खड़ी हो गई कि पहले क्या होता था कि राजा जो है वो आपस में लड़ते थे, मतलब राजकुमार आपस में लड़ते थे और उनके सहयोगी जो है उनको मदद करते थे। अब कहानी पलट गई। अब क्या हुआ कि जो अमीर हैं, उसे बोलते हैं ना सरदार, उनके अधीनस्थ लोग, अब अधीनस्थ लोग जो है अपर हैंड पे आ गए। अब वो आपस में लड़ रहा है कि किसे राजा बनाएंगे, और जानबूझकर वो ऐसे आदमी को राजा बनाने लगे जो योग्य होता ही नहीं। भाई योग्य राजा आदमी को राजा बना दोगे तो फिर सरदार कमजोर नहीं पड़ जाएगा। तब नया ट्रेंड देखने लगा, और यही ट्रेंड बाद में मुगलों का कमजोरी बना कि जो शासक वर्ग थे वो कमजोर हो गए, जो सरदार वर्ग है वो जिनको अमीर बोलते थे, अमीर जो है मजबूत हो गए, और वो अमीर जो है पपेट रूलर को बैठा ले लगे। पपेट रूलर मतलब कठपुतली शासक, जिसको अपनी मर्जी से आप चला सको, समझ रहे। तो इन्होंने क्या किया कि इसके जो लड़के थे जहान शाह, जहानदार शाह,
अजीम उश शान और रफी उश शान, इन चारों में इन्होंने कहा कि सबसे बर्बाद आदमी कौन है? तो इन्होंने कहा कि जहांदार शाह सबसे बर्बाद आदमी है। तो इन्होंने कहा चलो इसको राजा बना देते। ठीक है, तो जुल्फिकार खां करके जो है अमीर हुआ करता था, जुल्फिकार खां। तो जुल्फिकार खां ने क्या किया, बाकी सबको परास्त करके उसने जो सबसे कम योग्य व्यक्ति था जहांदार शाह, उसको जो है राजा बना दिया। ठीक है, तो जहांदार शाह जो 1712 में राजा बना है वो अपनी योग्यता से नहीं बना था, बल्कि जुल्फिकार खां की योग्यता से बना था। जुल्फिकार खां जो है उसका सरदार है, औरंगजेब के समय का सबसे बड़ा सरदार हुआ करता था। अब मुगल जो है इतने कमजोर हो चुके हैं कि इनके सरदार उनको चला रहे। तो जुल्फिकार खां ने क्या किया कि सारी की सत्ता अपने हाथ में रखी। ठीक है, अपने अपने आदमियों को जो है बैठा दिया उसमें गद्दी पे, और वह जो है शासन चला रहा। जहांदार शाह जो है किसी काम का नहीं। जहांदार शाह क्या करता है, तो अपना खाता है, पीता है, जीवन में आनंद लेता है। ठीक है, रात में जो है वो सो जाता है 8 बजे, अगले दिन दोपहर में 4 बजे उठता है, ज़्यादा सो गया 5 बजे उठ जाता है। क्या करें? मोबाइल भी तो चलाता होगा। हाँ, मोबाइल चलाता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता था। मोबाइल नहीं था, ले देवी जी का मोबाइल नहीं, खैर कोई बात नहीं, कुछ तो करता। नृत्य देखा करता था। ठीक है, उस समय जो है मुजरे हुआ करते, आपने सुना ही होगा, नृत्यांगनाएं डांस किया करते। जैसे हीरा मंडी नहीं देखे, उसमें वेब सीरीज आई उसकी संजय लीला बंसाली वाली, तो उसमें क्या करते, राजा वाजा सब यही तो करते थे, डांस देखा करते थे। तो वो भी डांस देखने का अपना जो है उसे कहते हैं सुधा और सुंदरी में पड़ा रहता है। इस टाइप ये चल रहा है, और सारा का सारा राज कौन देख रहा है, जुल्फिकार। अब इसमें समस्या क्या है, समस्या यहाँ पे ये है कि जब राजा कमजोर हो जाएगा तो अमीर सब आपस में षड्यंत्र करने लगेगा, क्योंकि जो जुल्फिकार खां के कंटेम्परेरी हैं या जुल्फिकार खां के समकक्ष लोग हैं, वो सोचेंगे हम क्यों नहीं फायदा लें इसका भाई। तो हुआ क्या कि मुगल दरबार में दलबंदी हो, गुटबाजी हो, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स हो, और मुगल दरबार कई फैक्शंस में बट गया। फैक्शंस पहले भी थे, लेकिन जब मुगल राजा मजबूत हुआ करता था तो फैक्शंस हावी नहीं हो पाते। जैसे कि 4 फैक्शंस थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। ईरानी मतलब जो ईरान ओरिजिन के हैं, जो ईरान से आए, जैसे कि जुल्फिकार खां, ठीक है, ये ईरानी ओरिजिन का। ठीक, तुरानी मतलब जो तुरान से आए, तुरान मतलब तुर्क से आए, उसमें चिनकिलीश था जो बाद में हैदराबाद राज्य की संस्थापक है। इसके अलावा अफगानी जो अफगान मूल के हैं, जैसे मोहम्मद खां बंगश जो बाद में फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना की। इसी तरीके से हिंदुस्तानी सैयद ब्रदर्स, ये आगे आएंगे, ये सब जो है आपस में लड़ने लगे कि हमारा आदमी राजा बनना चाहिए। इसका परिणाम ये निकला कि 1 साल इसका राज पूरा नहीं हुआ था, इसको चुनौती मिल गई दूसरे आदमी से। ठीक है, जैसे कि जहांदार शाह जो है वो 1712 से 13 में राज किया। अब दिक्कत क्या थी कि भाई जुल्फिकार खान के समकक्ष और भी दूसरे जो अमीर थे वो भी चाहते थे हमारा आदमी राजा बनना चाहिए। तो इसमें 2 भाई थे, उन्हें सैयद बंधु कहते हैं, सैयद ब्रदर्स। ठीक है, 2 भाई थे, उन्हें सैयद ब्रदर्स कहते हैं। ठीक है, वो हिंदुस्तानी गुट के थे, यानी इंडियन मुसलमान थे। इनका नाम था हसन और हुसैन। ठीक है, जैसे घर वाले ने कहते थे 2 भाइयों 2 बहनों का नाम राइमिंग नेम पे, अंजू मंजू, ऐसे करके ना कहते घर वाले नाम, अनु अनुज, तन्नू मन्नू। उसी तरीके से इनके घर वालों ने इनका नाम रख दिया था हसन हुसैन। और कोई नाम भी राइमिंग याद आ रहा है? ये कौन सा नाम है? हाँ, और कैसा भी नाम हो सकता है। तो इनके पिताजी ने इनका नाम रखा था हसन हुसैन। हसन जो था बड़ा भाई था, हुसैन छोटा था। ठीक है, तो हसन अली खां और हुसैन अली खां, ठीक, ये 2 भाई थे। और इन दोनों ने क्या किया कि जो 4 भाई थे ना उसके, बहादुर शाह के 4 बेटे जो थे, बहादुर शाह फर्स्ट, मुअज्जम जिसे बोलते थे, इसके 4 बेटे थे, जहान शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह, अजीम उश शान, और रफी उश शान। ठीक है, 4 बेटे थे। इसमें जहांदार शाह राजा बना बैठा था।
तो सैयद ब्रदर्स ने क्या किया कि एक और को पकड़ा, उसका नाम था ये शहजादा अजीम का लड़का हुआ करता था फर्रुखसियर। ये भी जो है नाकाबिल आदमी था, मतलब किसी काम का नहीं था, लेकिन इन्हें ऐसा ही आदमी चाहिए था जो काबिल ना हो। तो इन्होंने क्या किया कि शहजादा अजीम के अंतर्गत ये काम करते थे। इन्होंने इसके बेटे को बोला कि बेटा राज करोगे? बोलो बिल्कुल राज करेंगे। बोला चलो बेटा दावा करो, और इसको इन्होंने भड़का दिया। तो ये और ये आपस में कैसे रिलेटेड हुए? ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। बताइए, जहांदार शाह और फर्रुखसियर का आपस में क्या रिलेशन? चाचा भतीजा। अरे वाह, समझिए, यानी आपका रीजनिंग तेज है, रिश्तेदारी बढ़िया है आपकी। तो फर्रुखसियर को जब उन्होंने भड़काया तो फर्रुखसियर ने दावा कर दिया सिंघासन, और फिर एक लड़ाई, और उस लड़ाई में जो है सैयद बंधु ने इसका साथ दिया और फर्रुखसियर ने विदिन 1 ईयर इसको मरवाकर खुद सत्ता हासिल की। ठीक है, तो जहांदार शाह का शासन 1 साल भी नहीं चला और उसके भतीजे ने उसको युद्ध में मरवा दिया। तो अगला राजा कौन बन गया? अगला राजा बन गया आपका फर्रुखसियर। कौन था? तो फर्रुखसियर आप कह सकते हैं जो बहादुर शाह फर्स्ट है उसका पोता है, या बहादुर शाह फर्स्ट के बेटे का बेटा है ना भाई? सही है ना? एक ही बात है, नहीं किसी को नहीं समझ में आई बात? आगे समझ में? मतलब जो बहादुर शाह फर्स्ट है, जो शाह आलम फर्स्ट था मुअज्जम, उसका लड़का था अजीम, शहजादा अजीम, अजीमुशान। अजीमुशान का लड़का है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह जो है, सॉरी वो फर्रुखसियर जो है जहांदार शाह का भतीजा हुआ, यानी जहांदार शाह उसका चाचा हुआ, यानी शाह आलम फर्स्ट उसका दादा हुआ, और अब ये उसका परदादा हुआ। क्या लगता है? कॉम्प्लेक्स हो गया ना? क्या चलोगे, इतना तो समझ में आ गया ना भाई, जहांदार शाह का जो है ये भतीजा है, और इसको जो है किसने बैक किया? तो सैयद ब्रदर्स ने बैक किया, और इनकी मदद से बन गया ये। ठीक है, तो ये जो फर्रुखसियर है ये 1713 से लेकर 1719 तक राज किया, 6 साल तक राज किया। हाँ, अमीर थे। ये जो शहजादा अजीम है ना, इसकी सेवा में हुआ करते थे ये हसन और हुसैन। ठीक है, हसन अली का, हुसैन अली का। और ये जो है बाद में फर्रुखसियर को राजा बनाने के लिए कार्य किए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इसको राजा बनाने से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इन्होंने जो है इसको राजा बनाने में मदद की, बाद में राजा की मदद से बने। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फर्रुखसियर भी जो है अपने चाचा के ही समान उतना ही अयोग्य था जितना उसका चाचा। ठीक है, ये भी अपना जो है समय उसी तरीके से व्यतीत करता था जैसे हमारे जहांदार शाह व्यतीत करते थे। अगर रात में 2 बजे सोता था तो ये 4 बजे सोता था, अगर वो 4 बजे उठता था तो ये 6 बजे उठता था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये जो है रात में 8 बजे सोया, अगले दिन जो है 6 बजे उठा शाम, फिर इसको किस बात की टेंशन होती थी? इसको इस बात की टेंशन होती थी कि 2 घंटे बाद फिर से मुझे सोना है, क्योंकि 8 बजे सोना होता है ना। कितनी बड़ी टेंशन है, आप खुद बताइए। अगर आप जो है रात में 8 बजे सो के अगले दिन 4 बजे उठोगे और 6 बजे दोबारा सोना होगा, तो फिर नींद कैसे आए? यही बहुत बड़ी टेंशन है। फिर डॉक्टर के पास जाओगे कि सर मुझे नींद नहीं आ रही है, बोलेंगे बेटा ऐसा क्यों? बोला कि मैं रात में 4 बजे सोता हूँ, अगले दिन 6 बजे उठता हूँ, फिर 2 घंटे के बाद नींद ही नहीं आती मुझे। बेटा ये बात तो क्या कहते हो? बेटा ऐसा करो तुम जो है अफीम खाओ। तो ये अफीम खा के पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये सब के सब जितने भी बात के सब राजा हैं सब ज्यादातर अफीमची टाइप के लोग, क्योंकि करने के लिए कुछ था ही नहीं। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करनी नहीं है, एग्जाम लेना नहीं है, तो क्या करेंगे? ये करते थे। ठीक, तो ये भी ये करता। और जो सैयद ब्रदर्स है उन्होंने जानबूझकर जो है इसे ऐसा बना के रखा। इन्होंने कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत क्या, हम है तो क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे राजा शक्तिशाली। तो सैयद ब्रदर्स जो है सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने शासन तो बहुत अच्छे से चलाया, जितने भी, चाहे जुल्फिकार खां हो, चाहे चिनकलीश हो, चाहे सैयद ब्रदर्स हो, शासन सब अच्छे तरीके से चलाए। बस दिक्कत यहाँ पे ये थी कि चूंकि ये राजा नहीं थे तो इनके समकक्ष लोग जो है वो इनके खिलाफ षड्यंत्र करते थे। वो सोचते थे कि जब ये राजा की तरह है, भी राजा की तरह बनेंगे। तो इसीलिए जो है दरबार में गुटबंदी लगातार बढ़ती। अब इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि जो बाकी के लोग थे, जैसे कि ये हो गए हिंदुस्तानी, तो ईरानी, तुरानी, अफगानी, इन सब ने जो है बादशाह जो था फर्रुखसियर, इसके कान भरने शुरू कर दी। कान भरने का सेंस उनके खिलाफ भड़काना शुरू। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक दिन फर्रुखसियर दरबार में बैठा था
ठीक, ये सैयद ब्रदर्स आए और सैयद ब्रदर्स आके जो है अपना दरबार बैठ गए। तो दूसरा जो अमीर उसके कान में आ गया, देखा आ गया ये, आपको नमस्ते भी नहीं किया, आप तो महाराजा। अगर मान लो किसी दिन उन्होंने नमस्ते कर दिया कि राजा जी नमस्ते, तब दूसरा वाला क्या कहेगा, देखा केवल नमस्ते ही करके गया, चरण पकड़ के नहीं गया, आप तो राजा है, चरण पकड़ के जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी दिन उसने नमस्ते करा और चरण पकड़ा तो बोला देखो आया आपके लिए गिफ्ट भी लेके आया, तो मतलब किसी भी तरीके का जो है उसको भड़का। और ये जो है कान का कच्चा आदमी था, क्यों, क्योंकि खुद तो योग्य था नहीं, तो इसे हो गया एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इसे लगने लगा कि अरे सैयद बंधु कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर हावी होकर मेरे को ही ना खत्म कर, निपटा ना दे। तो ये जो है अपने दरबारियों के साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स के खिलाफ ही षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ये आपस में जो है गुटबंदी कर ली, षड्यंत्र बनाने, कैसे खत्म करें, कैसे खत्म करें। तो जो दूसरे गुट वाले थे जैसे चिनकिलीश खां वगैरह, उन्होंने फर्रुखसियर को ये सलाह दी कि राजा जी आप ऐसा करो कि जब तक ये दोनों भाई साथ हैं तब तक तो आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये करिए कि दोनों भाइयों को अलग कीजिए। अगर ये अलग हो जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, शक्ति आधी रह जाएगी, फिर उसके बाद एक एक करके इनको निपटा देंगे। तो फर्रुखसियर को बात सही लगी, उसने बोला बात तो सही कह रहा हूँ। तो एक दिन इसने क्या किया कि जो छोटा भाई था हुसैन, उसको दरबार में बुलाया और हुसैन को बोला कि हुसैन देखो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि दक्कन का जो एरिया है, दक्कन का एरिया, वहाँ पे उस समय मराठे बहुत उत्पात मचा रहे थे। तो उसने बोला कि दक्कन में बहुत अशांति है, आप ऐसा करो दक्कन चले जाओ और मराठों को जो है आप थोड़ा सा कंट्रोल में करो। ठीक है, अब राजा ने खुले दरबार में हुक्म दिया था तो हुसैन अली खां मना तो कर नहीं सकता था, लेकिन हुसैन अली खां इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप उसको दक्कन में भेज दोगे, उसका बड़ा भाई यहाँ पे दिल्ली में है, दोनों के बीच गैप हो जाएगा और बीच में इसको मारने की कोशिश हो सकती है। तो उस समय तो हुसैन ने उसकी बात मान ली, उसने कहा ठीक है हजूर, जो आप कहना चाहते हैं आपकी बात होगी, तो चला गया। और बाद में जब वो दक्कन गया तो उसने क्या किया कि उस समय के जो मराठा रूलर्स थे, उस समय जो है मराठा पेशवाओं का शासन था, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मराठा रूलर्स के जाके उसने उन्हीं के साथ एक ट्रीटी कर दी, संधि कर दी, उसे दिल्ली की संधि कर दी। और ये तय किया गया कि फर्रुखसियर जो है अब किसी काम का नहीं रह गया है, अब फर्रुखसियर को हटाया जाएगा दरबार से, राजगद्दी से, और नए आदमी को बैठाया जाएगा। तो तय हुआ कि रफ़ी दर्जात नाम का जो आदमी है वो बैठेगा, जो इसका रफ़ी शान का लड़का था, चौथा जो भाई था इसका लड़का था, ये भी इसी की तरह था, सब एक से एक, ठीक, अफीम चीटा है। तो बोला कि इसको बैठाएंगे और इसको फर्रुखसियर को हटाएंगे। तो इन्होंने संधि करी मराठों के साथ, मराठों में उसे जो है घुड़सवारों के साथ मदद करी। हुसैन अली खां मराठों की सेना को लेकर दिल्ली आया, फर्रुखसियर को जो है गद्दी से उतारा गया और उसको मार दिया। ठीक है, तो सैयद बंधुओं ने जो है उसकी हत्या करा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि इतिहास का पहला उदाहरण है जिसमें किसी मुगल राजा को उसके ही अमीर ने मरवा दिया। ठीक है, मतलब ये कहते हैं मालिक को ही नौकर ने मरवा दिया, इस टाइप का एग्जाम्पल ये फर्स्ट टाइम देखा फर्रुखसियर के कारण। ठीक है, निपट गए। अब इसके बाद इन्होंने एक एक करके राजा बदलने शुरू किए। सबसे पहले तो इन्होंने रफ़ी दर्जात को सिंहासन में बैठाया। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं टिक पाया। ठीक है, चाइनीज प्रोडक्ट था तो 4-5 महीने में ही एक्सपायर हो गया। क्यों, क्योंकि अफीम ज़्यादा खाता था, तो एक दिन अफीम ज़्यादा खाने से मर गया, ओवरडोज मर गया। ठीक, तो इन्होंने इसके दूसरे भाई, रफ़ी शान का दूसरा भाई था, मतलब बेटा था, यानी इसका रफ़ी दर्जात का, रफ़ी दौला को बैठाया, वो भी जो है मर गया। ठीक, मतलब एक ही साल में दोनों मर गए। ठीक है, 1719 में इन्होंने 2 राजाओं को बैठाया, दोनों ही मर गए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने किस तरीके की चाइनीज प्रोडक्ट लेकर आओ, भाई अच्छा सामान लेके आओ। तो इन्होंने खोजा कि कौन सा अच्छा राजा है, कम से कम जिंदा रहे ऐसा आदमी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने खोजा किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे। फिर एक आदमी इन्होंने पकड़ा। ठीक है, उसका नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर, ठीक है, रोशन अख्तर। इसको तय किया गया कि इसको राजा बनाया जाएगा और इसी को ही जो है मोहम्मद शाह के नाम से राजा की गद्दी पे बैठाया। ठीक है, ये यही था, क्या नाम है इसका, ये जहानदार शाह, ये जहान शाह, जहान शाह का लड़का। ठीक है, मतलब इन्हीं के सब रिश्तेदार थे। तो रोशन अख्तर जो था वो मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पे बैठा।
और ये 1719 से लेकर 1748 तक राज किया। सबसे लंबे समय तक राज करने वाला ये व्यक्ति, ठीक है। इसके समय में 1720 तक आते आते सैयद बंधुओं को मरवा दिया गया, उनका कत्ल करवा दिया गया। यह जो है 1748 तक राज किया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका काल ऐसा काल है जिसके काल में संपूर्ण मुगल साम्राज्य तहस नहस की तरफ चला। जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य थे, राज्य थे, उससे अलग, जैसे कि 1717 में हैदराबाद अलग हो चुका, बंगाल अलग हो चुका था। 1722 में अवध अलग हो गया, 1724 में हैदराबाद अलग हो गया। इसी प्रकार से 1739 तक आते आते भारत पर फारस का हमला देखा गया, ईरानी हमला देखा गया, नादिर शाह। और जो मोहम्मद शाह है वो जो है इसका सामना सही तरीके से नहीं कर रहा। इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था, आप कह सकते हैं कि यह जो है केवल शासन ही लंबा कर सकता है। इसको इसकी कार्रवाइयों के चलते रंगीला था, ठीक है। रंगीला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके काम जो है रंगीले टाइप के थे। पहला चीज तो ये था कि ये जो है लड़कियों की तरह बहुत लंबे लंबे बाल रखता था, ठीक है। शौक था, शौक बड़ी चीज थी। तो इसके बाद जो है घुटनों से नीचे तक थे इतने लंबे, लड़कियां भी शर्मा जाए इतने लंबे लंबे, ठीक। दूसरा चीज क्या था कि इसको जो है वस्त्र पहनने से नफरत, ठीक है, कपड़े नहीं पहनना, ऐसे घूमता था, जैन धर्म का अनुयायी होगा, ठीक है, तो ऐसे ही घूमता था। और अगर मान लो कोई इससे बोले कि महाराजा जी दरबार में जाने का समय हो गया है, थोड़ा कपड़े उपड़े पहन लो, अच्छा नहीं लगता, तो वो कपड़े भी जो पहनता था वो जो है लड़कियों वाले कपड़े पहनता था। तो लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक, ठीक है, सलवार सूट, घाघरा, चोली, ये सब पहन के दरबार में जाता था, लंबे लंबे बाल रख के जाता था। और इसको जो है सबसे अच्छा शौक जो था वो मुर्गों की लड़ाई देखने में था, ठीक है। तो हर संडे जो है मुर्गों की रेस लगवाता था, समझ रहे हैं, मुर्गों की रेस। जो मुर्गा जीतता था उसी का पकवान बन जाता होगा बाद में। आज मंडे, कोई बात नहीं, बुधवार को रखवा लेंगे, पता नहीं भाई, मैं तो वैसे भी नॉर्मल नहीं खाता तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ रहे भाई। तो इस तरीके की रंगीली हरकतें ये किया करता है। तो आप समझ ही सकते हो किस तरीके का राज चलाता होगा। कहने की बात यह है कि इसके समय में मुगल साम्राज्य की जो सम्मान था, जो प्रतिष्ठा था, वो खत्म हो, ठीक है। महाराजा ही ऐसे घूमेगा तो कौन उसकी इज्जत करेगा, आप ही बताइए, ठीक। अब इसी के समय जो है भारत में पहला महत्वपूर्ण विदेशी हमला हुआ, उसकी भी कहानी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उसको क्वेश्चन आता है। हुआ क्या कि एक साम्राज्य हुआ करता था, वो था आपका ईरान का साम्राज्य। ईरान तो समझते होंगे, है ना, अफगानिस्तान के बगल में है, या फिर आप कह सकते हैं एशिया का एक बड़ा स्टेट है। तो उस समय ईरान पे 1736 के आसपास, 1736 के आसपास एक राजा का राज हुआ, उसका नाम था नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह के बारे में मशहूर है कि वो जो है बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आता था, संभवतः वो चरवाहा था, भेड़ वेड़ चराया करता था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पे वो ईरान का राजा हुआ, ठीक है। तो 1736-37 के आसपास वो ईरान का राजा बना। और जो ईरान का वो राजा था उसने शुरू से ही, बचपन से ही भारत के बारे में काफी सुन रखा था। भाई सब विदेशियों ने सुन रखा है, भारत वालों को छोड़ के सबने सुन रखा है कि भारत बड़ा अमीर देश है, ठीक है, भारत वालों के पास खूब पैसा है, ठीक है, सुना ही होगा, सोने की चिड़िया है भारत। और जो है भारत में दूध और घी की नदियां बहती हैं, क्या लगता है बहती हैं? नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं देखी, सही बात, सेम बात, लेकिन सुना है मैंने। आपने देखी है? 70 रुपए में एक लीटर। अच्छा 70 रुपए में, मतलब कहने का इन द सेंस मतलब काफी समृद्धता थी और भारतीयों के पास बहुत सोना चांदी टाइप का कुछ ये सब था। तो नादिर शाह भी इसके लिए बहुत आकर्षित हुआ और उसने जो है 1739 तक आते आते भारत पे अटैक किया, ठीक है। 1737 के आसपास राजा बना और 1738 तक आते आते उसने अटैक करना शुरू किया। अब देखिए अगर उसका रूट आप फॉलो करें तो रूट कुछ इस तरीके से कि वो ईरान से निकला, ईरान से निकल के पहले उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया, तो काबुल, कंधार, ये सब एरिया जो है जीते, और फिर अफगानिस्तान क्रॉस करके वो पंजाब में एंटर किया, जो आज का पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब है उसको, ठीक है। तो पंजाब से भारत की सीमा शुरू हो गई। तो जैसे ही पंजाब में वो अटैक किया, पंजाब में पहुंचा, इसकी सूचना मोहम्मद शाह तक पहुंचाई। रंगीले को दिया क्या सूचना कि भाई नादिर शाह आ रहा, नादिर शाह आ रहा, ठीक है।
पहले तो भागने को तैयार हो, बेटा मैं तो जा रहा हूँ देख लेना, लेकिन बाद में उसको किसी ने बताया कि आप तो राजा हैं, बोला अच्छा क्या करोगे, तो उसने बोला आप जाओ लड़ते, बोला अच्छा किससे लड़ो, तो उसने बोला ऐसा करो तलवार ले लो, कह रहा मुर्गे से नहीं लड़ सकते, नहीं नहीं मुर्गों की लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो वो जो है अपना, अब इसको कहा गया कि ऐसा करिए राजा जी, आप ऐसा करिए कि आप अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा होकर सब लड़ने जाएंगे, तो बोला ये बात भी सही है। तो इसने लगाया सबको फोन, ठीक है। तो एक तो हमारा वो निजाम, हैदराबाद का निजाम 1724 को अलग भले ही हो गया हो, लेकिन फोन तो उठा ही लेता था कभी कभी, तो उसने जो है एक तो क्या नाम था उसका, निजामुल मुल्क सदात खां, नहीं निजामुल मुल्क आसफ जहां, उसको कॉल लगाया, वो आने को तैयार हो, उसने कहा चलो विदेशी का हमला हुआ है, चलो देखते क्या है। इसी तरीके से उसने अवध के शासक को फोन लगाया, सदात खां उसका नाम, और दोनों कॉल लगा के बोला कि देखो भाई विदेशी का हमला हो गया, आ जाओ। तो सब आ गए, इकट्ठे हो गए दिल्ली में, और सबने तय किया कि इंतजार नहीं करेंगे नादिर शाह के दिल्ली आने का, पहले ही उससे निपट लेते। तो सब पंजाब की तरफ चले, ठीक है। और 1739 के शुरुआती महीनों में, जनवरी फरवरी में, करनाल नाम की एक जगह है, सुना होगा आपने, करनाल पंजाब में है। करनाल में जो है दोनों सेनाओं के बीच क्या होता है, लड़ाई के नाम से भावुक हो गया, ठीक है। तो करनाल का युद्ध हुआ, ठीक है, उसे करनाल वॉर बोलते हैं, ठीक है भाई। करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ, तो करनाल का युद्ध 1739 में मुगल सेना, मोहम्मद शाह रंगीला की सेना और नादिर शाह की सेना के बीच हुआ, ठीक है। कुछ कह रहे हैं, करनाल पंजाब में, हाँ जी 1739 में फरवरी, आई थिंक फरवरी में हुआ, जनवरी में, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच, ठीक है। अब चूंकि मोहम्मद शाह इतना योग्य व्यक्ति तो था नहीं, तो हार तो होनी ही थी, तो मुश्किल से मान के चलिए 5-6 घंटे लड़ाई चली होगी, फिर मोहम्मद शाह ने बोला अरे मैं तो थक गया, खत्म करो लड़ाई वड़ाई छोड़ो, तो उसने हार मान ली, उसने कहा मैं तो थक गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और इतनी देर कपड़े पहनने की मुझे आदत नहीं है, एक तो तुमने भारी भारी वो पहना दी, ठीक है। तो उसने बोला कि ऐसा करो, नादिर शाह से बातचीत करो कि भाई नादिर, क्योंकि देखो हर आदमी को मालूम था कि नादिर शाह लेने आया पैसा, भाई उसका राज करने का उद्देश्य थोड़ी था, तो पैसा लेने आया था। तो रंगीला ने बोला ऐसा करो, उससे जाके बात करो, पूछो कितना पैसा चाहिए, उनको पैसा दे देंगे, जाने दो, क्यों कौन लड़ेगा, वैसे भी आज शाम को मेरा मुर्गों का मैच है, ठीक है, मेरा फेवरेट मुर्गा लड़ने वाला, ऐसे थोड़ी, नादिर शाह तो रोज आता रहता है। तो क्या हो, उसने बोला कि बात कर जाए, तो निजाम जो था आपका आसफ जहां, उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप जाके नेगोशिएट करो कि हाउ मच दे वांट, ठीक है, कितना पैसा उसको चाहिए, ठीक है। तो बातचीत शुरू हुई, तो नेगोशिएशन हुआ। अब मुगल बादशाह के पास कितना पैसा है और कितना पैसा दे सकने की स्थिति में, इसका आइडिया नादिर शाह को तो था नहीं, भाई नादिर शाह तो ईरान से आया ना, भारत वालों को कितना पैसा कौन जाए। तो बातचीत शुरू, तो उसने बोला सर कितना चाहिए, तो बोला अच्छा कितना मांग, बहुत देर तक उसने बोला आप ऐसा करो 20 लाख रुपए दे दो, 20 लाख, ठीक है। नादिर शाह ने बोला 20 लाख रुपए, ठीक। तो उसने कहा चलो ठीक है डन, 20 लाख ले लो, ठीक, मान गया तुरंत, नादिर शाह भी खुश हो गया, अरे वाह 20 लाख रुपए मिलेगा, बहुत खुश, बात पूरा सेटल, ठीक है। रंगीला तक ये बात पहुंचाएगी कि भाई मामला सेटल हो गया है, नादिर शाह को 20 लाख रुपए दिया जाना है, और 20 लाख रुपए लेके अपना निकलेगा, आ जाएगा, ठीक है। वो भी खुश होगा, कह रहा कि ठीक है यार ये बात भी तुमने सही है, मेरे मुर्गों का मैच भी बच जाएगा और लड़ना भी नहीं पड़ा इतनी देर तक। तो उसने खुश होकर जो है, जो निजाम था हैदराबाद का निजाम, उसने बोला कि आज से मैं तुम्हें अपना मीर बख्शी अपॉइंट करता हूँ, सेनापति, ठीक है, क्योंकि उसका सेनापति युद्ध में मर गया। तो उसने बोला कि सेनापति का पद रिक्त है, ठीक है, आपने इतना बढ़िया नेगोशिएशन किया है, यू आर एबल कमांडर, सो आई अपॉइंट यू माई सेनापति, कमांडर इन चीफ, बना दिया। खुश हो गया निजाम भी, अरे वाह यही में देखो मुझे सेनापति का पद मिल गया। अब देखिए समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि सारा का सारा लोग आपस में डिसयूनाइटेड था, भाई एकता थोड़ी थी उनमें, सब में एकता का अभाव था। तो ये बात जब अवध के नवाब को पता चली, अवध का नवाब कौन है, सदात खान, बुरहानुल मुल्क, जब ये बात सदात खान को पता चली तो चिढ़ गया, जल भुन गया, उसने बोला कि अरे हैदराबाद के निजाम को आपने सेनापति बना दिया, तो हैदराबाद में रहता हो तो आएगा भी नहीं हैदराबाद से, भाई उस समय हवाई जहाज तो चलते नहीं थे कि वो अप डाउन कर ले। उसने बोला कि मैं पास में रहता हूँ, मुझे बनाना चाहिए था, भाई अवध दिल्ली के पास में,
तो वो चिढ़ गया, उसने बोला कि अभी देखो बताता हूँ। तो सदात खान जो है नादिर शाह के कैंप पे गया, ठीक है, और नादिर शाह से पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए कि किस बात पे आपकी सहमति है। तो नादिर शाह ने बोला, तुझे मालूम भी है 20 लाख रुपया मुझे मिलेगा। कभी देखा 20 लाख रुपया? देखा कभी? हट। तो उसने बोला, अरे सर आप तो गरीब गरीब पे गरीब ही रह गए। उसने बोला, मुगल बादशाह से आपने मांगे 20 लाख, 20 लाख क्या होता है? उसने ये बोला कि अगर आप जो है मेरे साथ दिल्ली चलो तो 20 लाख क्या, मैं तो आपको 2 करोड़ रुपए दिलाऊंगा। समझ रहे? उसका तो मुंह फैल गया, जैसे भाई देवी जी आश्चर्यचकित हो गई, 2 करोड़ रुपया, इतना पैसा चलो प्लान कैंसिल। तो उसने जो है डील रद्द कर दी और बोला अब जाएगा नादिर शाह दिल्ली, ठीक है। तो उसने जो है डील कैंसिल करके जाके सीधा कर दिया दिल्ली पे, ठीक है। और नादिर शाह का अटैक हुआ 1739, ठीक है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि पहले मामला सेट हो गया था, लेकिन बीच में दलबाजी की वजह से जो है मामला बिगड़ गया। उसने दिल्ली पे कर दिया अटैक। अटैक इन द सेंस का क्या हुआ कि मुगल सत्ता खत्म कर दी गई, नादिर शाह दिल्ली का शासक हो गया, उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया, उसके नाम के सिक्के जारी किए गए, घोषणा की गई कि आज से जो है ये राजा है दिल्ली, ठीक है। अब वो आराम से बैठा, 2-3 दिन उसने मजे मारे, दिल्ली का जो है आबो हवा का मजा लिया, और 2-3 दिन बाद जब उसका पूरा हो गया तब उसने जो है सदात खान को बुलाया, ठीक है। पहले तो उसने उसको कॉल किया तो उसने कॉल उठाया नहीं, ठीक। बाद में उसको बुलाया गया पर्सनली, और बुला के उसने दरबार में बोला कि भाई साहब आप मुझे ये कह रहे थे कि आप मुझे 2 करोड़ रुपया दिलवाओगे, तो ऐसा करो कि 24 घंटे के अंदर मुझे 2 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है, अदरवाइज मैं तुम्हारे 2 करोड़ टुकड़े करवा के कुत्तों को डाल दूंगा। ऐसी धमकी दिया, ठीक है। अब सदात खान को धमका दिया। अब देखिए दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये कि सदात खान ने तो फेंक दी थी ना भाई, उसके पास 2 करोड़ रुपए थे, आप खुद ही बताइए। उसने तो आउट ऑफ जेलसी बात बोली, लेकिन नादिर शाह ने उसकी बात को पकड़ लिया। उसने बोला नहीं 2 करोड़ तो बता, 2 करोड़ 24 घंटे के अंदर चाहिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो सदात खान का प्रेशर में, और वो इतना ज्यादा प्रेशर में आ गया कि बाद में उसने कर ली आत्महत्या, ठीक है। तो सदात खान जो है वो सुसाइड कर लिया 1730। अब जब वो सुसाइड कर लिया तो भाई बात तो वही की वही है ना, उसको तो 2 करोड़ रुपया चाहिए था ना, वो कहाँ से आया? तो उसने प्रेशर बनाया रंगीले के ऊपर कि भाई मुझे 2 करोड़ रुपया दो, अगर नहीं दोगे तो बेटा देख लूंगा तुम्हें। ऐसी जो है प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। रंगीला भी सोच रहा है क्या करूँ, उसको क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसा, ठीक है। ऐसी नेगोशिएशन चल रहे थे। अब हुआ क्या कि ऐसे ही एक बार जो है नादिर शाह भाई मुगल राज सेवा में था, तो उसको मुगलों की आदत लग गई थी। एक दिन क्या हुआ कि रात में लेट से सोया, ठीक है, 4-5 बजे सोया, और अगले दिन 3-4 बजे उठा सो गए, लेट हो गया था। अब क्या हुआ कि जब नादिर शाह सुबह जल्दी उठने वाला आदमी था, मॉर्निंग पर्सन था, सुबह उठ के जो है 2-3 घंटे जो है हिस्ट्री पढ़ता था, मॉडर्न इंडिया क्लास लेता था, ठीक है। तो उसने क्लास मिस कर दी। तो हुआ क्या कि जब वो सुबह जल्दी नहीं उठा और लेट हो गया, तो अब दिल्ली वाले जो थे वो अफवाह उड़ाने में माहिर थे, तो दिल्ली वालों में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि अरे नादिर शाह मर गया, ठीक है, अब वो नहीं तो नादिर शाह मर गया, नादिर शाह मर गया, ये बात जो है पूरी अफवाह जो है पूरे जंगल में आग की तरफ फैली। और जैसे ही दिल्ली वालों को लगा कि बात सही है, तो उन्होंने क्या किया कि नादिर शाह के सैनिकों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। उन्होंने नादिर शाह के सैनिकों को चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसको पत्थर मार मार के भाग रहे थे, ठीक है। तो ऐसे जो है अफरा तफड़ी मच गई। अब इसी हल्ला गुल में, शोरगुल में लगभग 3-4 बजे सो के उठा वो नादिर शाह। उसने बोला क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है? तो बोला भाई साहब आप मर गए हो, ये खबर फैल गई। उसने बोला मेरे पास जिंदा हूँ, ऐसा कैसे, किसने फैलाई ये बताओ। तो उसने कहा कि किसने फैलाई ये खबर? उसने बोला दिल्ली वालों ने फैलाई। उसने बोला अच्छा, दिल्ली वालों की इतनी जरूरत। अब उसे गुस्सा आ गया, उसने बोला कि ऐसा करो कि तुम जो है जो मिले दिल्ली वाला उसको निपटाओ और उसका सारा पैसा। तो उसके आदेश पर जो है दिल्ली में मारकाट शुरू हो गई, और जो है चांदनी चौक में जो मिलता था सबको मारा जाना, ठीक है। हजारों लोग उसने मरवा दिए, ठीक। उसको मरवाने का उद्देश्य ये भी था कि उसे पैसा चाहिए था, पैसा मिल नहीं रहा था। और जब मोहम्मद शाह जो है उसके पैरों में गिरा कि भाई साहब गलती हो गई, दिल्ली वाले तो मजाकिया स्वभाव के आदमी हैं, आप तो सीरियस हो जाते हैं बात, ठीक है, माफ़ कर दो। उसने बोला बेटा पहले पैसा दो, उसके बाद रुके। फिर उसके बाद जो है उसने कम से कम नहीं तो 20 करोड़ रुपया निकलवाया,
ठीक है, और कहाँ से आया? तो जितने भी दिल्ली के बड़े बड़े अमीर थे उन सब से पैसा लिया, क्योंकि मुगल बादशाह के पास इतना पैसा तो था नहीं। तो 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ से ज्यादा पैसा, ठीक है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जितना भी था वो सब लेके गए। इसके अलावा जो है मुगल बादशाह के पास कोहिनूर हीरा हुआ करता था, ठीक है, सुना ही होगा कोहिनूर हीरे के बारे में। तो कोहिनूर हीरा लेके गए। इसके अलावा जो है मुगल बादशाह जो शाहजहां था, शाहजहां ने अपने बैठने के लिए सिंहासन बनवा रखा, उसको पीकॉक थ्रोन बोलते हैं, मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस, वो भी उठा के लेके गए, सारा का सारा उठा के लेके, ठीक है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं जो भी मुगलों ने पिछले 200-300 सालों में जो इकट्ठा करके रखा था सब का सब लेके गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो मोहम्मद शाह के शासनकाल का जो एंड पीरियड है उस समय तक आ गया कि मुगल सत्ता जो है पूरी पूरी तहस नहस हो चुकी, मतलब स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि सेना को वेतन देने के लिए पैसा नहीं बचा था, और जो घर के बर्तन वगैरह जो होते हैं उनको जो है बेचने की नौबत, घर के बर्तन बेच के जो है वो पैसा दिया, ठीक है। बर्तन बड़े बड़े होते थे, पीतल के बर्तन, समझ रहे, सोने चांदी के बर्तन ऐसे। तो रंगीला की कहानी आपको समझ में आई भाई, ठीक। फिर रंगीला आपका निपट गया। 1748 में रंगीला का जो लड़का है अहमद शाह, वो रूलर, उसके समय तक आते आते कंडीशन क्या हो गई है कि मुगल सेना कमजोर हो चुकी है क्योंकि उसको वेतन नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत क्रिएट हुई वो ये दिक्कत क्रिएट हुई कि अब एक नया हमलावर खड़ा हो गया और उसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी, जिसको अहमद शाह अब्दाली बोलते हैं। अहमद शाह अब्दाली की कहानी क्या है? तो ये जो है 1747 के आसपास जो है राजा बना था, मतलब जो नादिर शाह था ना, वो ईरान का रूलर था, वो 1747 के आसपास मर जाता, 1747 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो अहमद शाह अब्दाली जो हुआ करता था उसी का सेनापति हुआ करता था, कमांडर हुआ करता था अफगानिस्तान के एरिया में। तो जब वो मर गया तो उसने क्या किया कि पूरा मॉडर्न जो अफगानिस्तान है, आज का अफगानिस्तान, उसको पूरा जीत लिया और उसको पूरा अपना राज बना लिया। आपको याद रखना है अहमद शाह अब्दाली को आधुनिक अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान का नाम तो सुना ही होगा आप सबने, अफगानिस्तान का फादर कहते हैं। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान। जैसे भारत के राष्ट्रपिता कौन है? कौन है भाई? केवी जी, गांधी जी, गांधी जी है ना। उसी तरीके से अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली को देखो राष्ट्रपिता बना रखा, समझ रहे कैसा खतरनाक देश होगा, समझ सकते हैं। तो अब्दाली ने क्या किया, अब चूंकि आपको ध्यान रखना है कि जो नादिर शाह का वो सेनापति था और अफगानिस्तान जो है अंडर कंट्रोल हुआ करता था, और पंजाब का जो एरिया है वो नादिर शाह ने जीत लिया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह का उत्तराधिकारी होने का दावा किया। उसने कहा कि आई एम द सक्सेसर, आई एम द रियल सक्सेसर ऑफ नादिर शाह, एंड ड्यू टू रियल सक्सेसर ऑफ नादिर शाह आई हैव द फुल राइट ऑन पंजाब। उसने कहा कि भारत का पंजाब नादिर शाह का था, तो इसका मतलब उसके उत्तराधिकारी के रूप में भारत का पंजाब मेरा है, ठीक है। और नादिर शाह के उत्तराधिकारी के रूप में उसने जो है पंजाब पे दावा करते हुए भारत के ऊपर 7 अटैक्स, ठीक है, 1748 से लेकर 1767, 1748 से लेकर 1767 तक अहमद शाह दुर्रानी ने 7 अटैक्स किए हैं भारत में। इसमें जो सबसे फेमस अटैक है वो 1761 का है, 1761 का है, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है। पहली लड़ाई हुई थी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी हुई थी अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच, हेमू, और थर्ड आपकी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अहमद शाह के समय में भी जो है रेगुलर अटैक्स इसके हो रहे थे, और इतने ज़्यादा अहमद शाह परेशान हो गया कि उसने मजबूर होकर पंजाब जो है उसको दे दिया। उसने कहा भाई तो पंजाब रखो, हमें माफ करो, गलती हो, ठीक है। तो पंजाब जो है 1752 तक अहमद शाह अब्दाली को दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या क्रिएट हुई? समस्या यहाँ पे ये क्रिएट हुई कि अहमद शाह जब राज कर रहा था तो उसका जो वजीर था, वजीर मतलब मंत्री, उसका नाम था इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क, ठीक है। क्या नाम था? इमाद उल मुल्क। अब इमाद उल मुल्क जो था ना वो खतरनाक टाइप का आदमी था, अहमद शाह से उसकी बन नहीं रही, ठीक है। अहमद शाह अपनी जगह में जाता था, इमाद उल चाहता था मेरे हिसाब से चली चीजें, और समस्या इतनी ज्यादा क्रिएट हो गई कि 1754 तक आते आते
इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को ही दिया निपटा। ठीक है, अहमद शाह को मरवा दिया। अहमद शाह को मरवा के उसने अपने आदमी को आलमगीर सेकंड के नाम से जो है राजा बना दिया। ठीक, अब ये चाह रहा है कि ये मेरे हिसाब से चले, और जब आलमगीर सेकंड भी इमादुल मुल्क के हिसाब से नहीं चला तो 1758 तक आते आते इसने आलमगीर सेकंड को भी मरवा दिया। समझ रहे हैं? मतलब वो जो वजीर है वो अपनी मर्जी से आदमी बैठा रहा, अपने आदमी से मरवा रहा है, उसको मजा नहीं आता तो उसको कहता है चलो इसको निपटाओ, दूसरे को बैठा। तो इमादुल मुल्क जो है पहले अहमद शाह को मरवा दिया, जब बाद में आलमगीर सेकंड उसके हिसाब से काम नहीं किया तो उसको भी मरवा दिया, और फिर उसके बाद जो है उसने एक और आदमी को बैठा दिया शाहजहां तृतीय के नाम से। अब आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां तृतीय को जब इसने गद्दी पर बैठाया उस समय आलमगीर सेकंड का जो लड़का हुआ करता था, आलमगीर सेकंड का जो लड़का हुआ करता था, ठीक, वो उस समय बिहार में था। बिहार में गवर्नर हुआ करता था वो, उसका नाम था अली गौहर। अली गौहर ये जो था बिहार में। ठीक, ये 1758 की बात है। अब जब इसको सूचना मिली कि इसके पिताजी को जो है उसी के मंत्री ने मरवा दिया है, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं राजा हूं, और इसने बिहार में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया कि आया मैं मुगल बादशाह, शाह मतलब अली गौहर, और दूसरा शाहजहां थर्ड राजा बैठा हुआ है। तो 1758 से लेकर 1759 तक सिचुएशन ये है कि मुगल गद्दी पे दो लोग दावा कर रहे हैं, बिहार में अली गौहर और दिल्ली में शाहजहां। ठीक है, बाद में सेटलमेंट हुआ और 1759 में यही अली गौहर जो है वह शाह आलम द्वितीय के नाम से राजा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शाह आलम सेकंड जो है वो इतना डरपोक किस्म का आदमी था कि वो बहुत लंबे समय तक दिल्ली गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि इमादुल मुल्क जो है मुझे मरवा दे। ठीक है, अपने मंत्री से इतना डरता था कि ये जो है बिहार में घूमता फिरता रहता था। ठीक है, और जब उसको जो है बिहार अच्छा नहीं लगा तो वो अवध चला गया। ठीक है, और यही अवध में जो है 1764 में 1764 में उसने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया। तो शुजाउद्दौला उस समय अवध का नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये हमारा शाह आलम सेकंड, और वो बंगाल का नवाब भी भाग के आ गया था मीर कासिम। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को लड़ने की सोची, बक्सर की लड़ाई हुई और तीनों को मिलकर जो हमने निपटा दिया। ठीक है, इसी शाह आलम सेकंड से 1765 में इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों ने की, और इसके माध्यम से जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स थे वो अंग्रेजों ने उससे ले लिए, और इसके बदले में शाह आलम सेकंड को दरबार लगाने के लिए इलाहाबाद और कड़ा के किले दे दिए। तो 1765 से 1772 तक शाह आलम सेकंड इलाहाबाद में था। बाद में 1773 तक आदमी आते वो पाला बदल लेगा, मराठों के संरक्षण में आ जाएगा और मराठे इसे उठा के दिल्ली में बैठा देगा। ठीक है, तो 1773 से लेकर 1803 तक यह मराठों के संरक्षण में दिल्ली का। 1803 में मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, सॉरी अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो 1803 में इसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। मतलब कहने की बात आपको ये याद रखनी है कि शाह आलम कभी भी इंडिपेंडेंटली रूल करा ही नहीं, हमेशा किसी न किसी के संरक्षण में ही रहा। ठीक है, शुरू में बिहार में घूम रहा है, फिर अवध में घूम रहा है, फिर अंग्रेज के संरक्षण में आ गया, फिर मराठे के संरक्षण में आ गया, फिर अंग्रेज के संरक्षण में आ गया, तो जिंदगी भर जो है कि संरक्षण में ही रहा। ठीक है, 1806 में इसकी हत्या करवा दी गई, जेल निपट गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है शाह आलम सेकंड की कहानी खत्म हो गई। ठीक, कुछ भी नहीं किया इसके बेचारे ने, लेकिन राज किया, मजा लिया। फिर उसके बाद इसका लड़का बना अकबर सेकंड। अब ये भी जो है अपने पिताजी के समान बेहद योग्य व्यक्ति था, यानी कुछ भी नहीं कर पाता था। ठीक है, ये भी अपने जीवन मजे लेता था और अपना जो है लाल किले में ऐसे टाइम पास करता था। अब इसके समय तक समस्या ये हो गई थी, मतलब सिचुएशन ये हो गई थी कि चूंकि 1803 तक आते आते अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो जो मुगल बादशाह था वो पेंशनर बन गया था अंग्रेजों, इसको पेंशन मिलती। ठीक है, लगभग 1 लाख से थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता था महीने का, लेकिन राजा था तो 1 लाख रुपये इसको कम पड़ता था। अरे राजा आदमी के लिए 1 लाख रुपये क्या होता है, बताइए, है ना?
कम से कम 150 तो उसकी रानियाँ होंगी, 150 रानियों की जो है 200 नौकरानियाँ होंगी, 200 नौकरानियों की 400 उप नौकरानियाँ होंगी, ऐसे करके पूरा कुनबा था, ठीक है, 500-600 लोग, ठीक है। तो उन सबको फीड कराना, उन सबको जो है रखाव करना, 1 लाख रुपए क्या होता, कुछ भी नहीं होता, आप ही बताइए। तो इसका खर्चा चल नहीं पा रहा अकबर सेकंड। अब समस्या ये थी कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा नहीं था, तो अंग्रेजी आती नहीं थी इसको, और पेंशन बढ़वाने के लिए महारानी से जो है अपील करवानी थी, भाई लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन, अगर मान लो फ़ोन भी करे तो अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी, थोड़ा हिचक रहा था। तो इसने सोचा कि यार अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए किससे बात करूं? तो किसी आदमी ने बोला कि यार ऐसा करिए सर जी कि बंगाल में जो ना एक बहुत अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी रहता है, ठीक है, राम मोहन राय उसका नाम, उसके थ्रू अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगवाएंगे ना तो बहुत अच्छी आपकी वो करेगा, समझ ना। तो इसने एक दिन राम मोहन राय को बुलाया, बोला बेटा राम मोहन राय ऐसा करो कि हमारी पेंशन का मामला महारानी के पास अटका हुआ है, तुम ऐसा करो, तुम इंग्लैंड तो जा ही रहे हो, तो मेरी अर्जी भी लगा दें महारानी को, कहना कि भाई महाराजा की पेंशन बढ़ा दी जाए, 1 लाख रुपये कम पड़ रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है राजा जी, अब आप बोल रहे हैं तो फिर लगवा ही नहीं, क्या समस्या है। तो उसने बोला मेरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने हमारी बात मानी, तो आज से जो है मैं इस बात से खुश होकर तुम्हें राजा की उपाधि देता हूं, आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सुना ही होगा राजा राम मोहन राय का नाम, ठीक है। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर से। हालांकि राजा राम मोहन राय की उपाधि राजा लेके उसने किया क्या? उसने कहा आप भी तो राजा, आपने क्या उखाड़ लिया मुझे राजा बना के क्या करोगे? ठीक है कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी। तो राजा राम मोहन राय उस समय सती प्रथा का केस चल रहा था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे गए, हालांकि वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में, वापस नहीं आ पाए। तो अकबर सेकंड के केस का क्या हुआ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बेचारा इसी इंतजार में मर गया कि राजा राम मोहन राय आएंगे मेरे कारण, ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद अकबर सेकंड जब मरा तो उसका लड़का बहादुर शाह द्वितीय राजा, ठीक है, उस वो भी अपने ही पिता के समान बेहद योग्य व्यक्ति था, इतना योग्य था कि वो जो है दिन भर कविताएं किया करता था, वो इतनी कविता करता था, इतनी कविता करता था कि उसका नाम ही पड़ गया था जफर, मतलब उपनाम था बहादुर शाह जफर, ठीक है। वो शेर व शायरी किया करता था, उसका पूरा जो है महफिलें जमाया करता था, उसकी जो है उसमें बहुत सारे कवि हुआ करते थे उसके साथ, शायर नाम सुने होगा आपने, गालिब, मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, सौदा, मीर तकी मीर, दर्द, ऐसे करके बहुत सारे लोग हुआ करते थे। ये सब बैठ के दिनों भर जो है महफिलें जमाते थे, वाह 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 किया करते, ठीक है, समझ रहे। जैसे एक ने मारी शायरी, दूसरे बोला वाह क्या फेंकी है दूसरा आदमी ऐसे जो है दिन भर इनका चलता था, क्योंकि करे क्या, काम कुछ है नहीं, ठीक है। पेंशन मिली रही लगभग 1 लाख से ऊपर थोड़ी सी पेंशन मिलती थी इनको, पेंशन से इतना काम चली जाता था, बाकी थोड़ा बहुत इनकी जो था, इनकी जो रियासतें थी, जो बिल्डिंग्स वगैरह थी रेंट पे दे रखी थी, तो रेंट की इनकम आती थी, तो उस सबसे थोड़ा बहुत काम चलता था, ठीक है। अब इसी समय क्या हुआ था, एक घटना घटी, टाइम हो गया, ये भी होने वाला था, इसके भी समय होने वाला, बहादुर शाह मुजफ्फर का भी समय खत्म होने वाला। तो हुआ क्या कि एक दिन जो है, मतलब उस समय रमजान का समय चल रहा था, तो ये मुसलमान था, तो इसने रोजे रख रखे थे। एक दिन जो है ये सहरी खाया, सहरी तो समझता हूँ कि सुबह 4 बजे उठ खाते हैं, तो सहरी खा के जो है आराम से बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, तभी जो लाल किले के दरवाजे पे जो है उसके जो दरबान थे, उन्होंने सूचना दी बहादुर शाह को कि बहादुर शाह साहब कुछ सैनिक आपसे मिलने के लिए आए। उसने बोला यार सैनिक क्या करने आए, तो पहले तो उसने टाल दिया, बोला कि बोल के ना बहादुर शाह जो है सो रहे हैं, तो उन्होंने टाल दिया। फिर दोपहर फिर वो अभी तक टिके हुए, बोला ऐसा करो बहादुर शाह का पेट खराब हो गया, तो ऐसे बहाना बना रहा था, मिलना नहीं चाहता था, कि उसे लगा पता नहीं सैनिक क्या करेंगे मेरे साथ। लेकिन जब शाम का समय शाम तक हो गया, सैनिक जो है नहीं मिला बहादुर शाह, तो सैनिकों ने क्या किया कि लाल किले का गेट तोड़ के अंदर घुस गए, उन्होंने कहा लो बेटा बता देते, ठीक है, और वो अंदर घुस गए और बहादुर शाह को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अब बहादुर शाह घेर गया, क्या करता, बोला अरे मैं तो तुमसे मिलने ही आ रहा था, तो दरबान जो है मजाक करने किसकी आ रहा था, तो उसने बोला ऐसा बताइए क्यों आए हैं, तो उन्होंने बोला कि बादशाह जी बात ये है कि हम जो है मेरठ से आए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हमने कर दिया विद्रोह, और हमने तय किया है कि आप हमारे बादशाह होंगे
और आज इसे हम आपको जो है हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करते हैं। आपके नेतृत्व में हम विद्रोह करेंगे। ठीक है। उस समय जफर की आयु मेरे ख्याल से 78-79 ईयर्स के आसपास हो, 78-79 साल के आसपास था। करने का तो वैसे कुछ भी नहीं था। अब समस्या ये थी कि वो चाहता तो था नहीं कि भाई विद्रोह, भाई बुढ़ा आदमी क्या विद्रोह करेगा। तो उसने सोचा कि यार वैसे नहीं पड़ने वाला, तुम और ऊपर से निपटाने का इंतजाम करने के लिए आ गए, अंग्रेज से कौन वो लास्ट टाइम मेरा चल रहा है। लेकिन जब सैनिकों ने घेर लिया, उसको प्रेशर का, तो ठीक है भाई कह रहा तो लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से बहादुर शाह ने जो 1857 के विद्रोह में, ठीक है, हालांकि उसका मन नहीं था भाग गया, लेकिन क्या है चारों तरफ से आपको सैनिक घेर लिया, बोले कि हमारा नेतृत्व करो, करना ही पड़ेगा, मतलब पता चलना आपके नाम मैंने स्वर्गीय लिख दिया, निपट गए बात सारी। तो इस तरीके से जो विद्रोह किया। लेकिन समस्या ये है कि वो अंग्रेजों ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया, और हुआ क्या कि इसको जो है पकड़ लिया, मतलब सितंबर तक आते आते दिल्ली पे अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। इसको हुमायूं के मकबरे से कैप्चर कर लिया गया, फिर इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, इसको राजद्रोह का दोषी माना गया, और इसको जो है सजा के तौर पर देश निकाला की सजा निर्वासन, बोला कि बेटा जाओ म्यांमार चले जाओ। रंगून निर्वासित इसको कर दिया गया। वहीं रंगून में रह के जो है कविताएं लिखा करता था, और वहीं जो है 1862 में इसकी नवंबर 1858 तक आते आते महारानी की डिक्लेरेशन हुआ और मुगल साम्राज्य खत्म हुआ। ठीक है, इस तरीके से मुगलों की कहानी। क्या लगता है इन इतने सारे राजाओं में कौन सबसे बढ़िया लगा? भाई मुझे तो रंगीला सबसे बढ़िया लगा। हाँ बताओ कौन सा? हाँ जी, टाइम हो गया। ठीक है भाई, तो कल को पूछेंगे किस, आप सभी को इसके बारे में पढ़ेंगे।